कब तक ऐसे बैठे रहोगे? घर का राशन पानी सब खत्म हो गया है। अब हाथ पर हाथ धरे बैठने से काम नहीं चलेगा। जल्दी से जाकर कुछ इंतजाम करिए, नहीं तो हमारा गुजारा कैसे होगा? रेखा, जब पूरे इलाके में सूखा पड़ा हो तो काम ढूंढना कितना मुश्किल है तुम जानती ही हो। मैंने आज पूरा दिन बस ढूंढने में ही निकाल दिया, पर इस भयंकर अकाल के बीच कोई भी मुझे अपने यहाँ काम पर रखने को राजी नहीं हो रहा है। अब हाथ पैर समेट कर बैठने का समय नहीं है जी। हालात खराब हैं, तो हमें कुछ तो उपाय सोचना ही होगा। आप उठिए और कोई ना कोई तरकीब लगाइए, क्योंकि खाली बैठने से हमारे पेट नहीं भरने वाले। समझ नहीं आ रहा रेखा कि अब कहाँ जाऊं और क्या करूं। वैसे तुम बात तो एकदम पते की कह रही हो। अगर आपको मेरा यह उपाय सही लगे तो आप तुरंत एक काम कीजिए। आप कुछ दिनों के लिए शहर जाकर कोशिश करिए। वहाँ ढूंढने पर आपको कोई ना कोई काम बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगले दिन सुबह ही राघव शहर के लंबे सफर पर चल देता है। भयानक और घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए वह आगे बढ़ता ही जा रहा था कि तभी एक पेड़ की ओट में उसे एक बूढ़े बाबा बैठे दिखे। उन बाबा को वहां देखकर राघव के दिमाग में एक बात आई और उसने सोचा, शायद इन महात्मा के पास मेरी इस मुसीबत का कोई हल हो, जिससे मुझे शहर में जल्दी कोई काम धंधा मिल जाए। ये बाबा तो कोई बड़े तपस्वी दिखाई दे रहे हैं। चलो चलकर इनसे ही एक बार रास्ता पूछ लेता हूँ। राघव दिमाग में यह तरकीब लगाते ही महात्मा जी के पास पहुंच जाता है। वह उनके सामने आदर से खड़ा हुआ और अपनी परेशानी बताने के लिए बाबा से इस तरह बोला, हे ज्ञानी बाबा, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। बाबा, बोलो बच्चे, इस डरावने जंगल के रास्ते पर तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? हमारे गांव में भयंकर अकाल आ गया है और पेट पालने के लिए कोई काम ही नहीं बचा है। इसी वजह से मैं नौकरी ढूंढने शहर की तरफ निकला था। तभी अचानक आप मुझे यहाँ मिल गए। मुझे लगा कि आप जैसा कोई महात्मा ही मुझे अब कोई बढ़िया उपाय बता सकता है जिससे मेरा काम आसान हो जाए। बस वही उपाय सुनने आया हूँ। आओ बच्चे, तुम यहाँ मेरे पास बैठ जाओ, आराम से बात करते हैं। महात्मा जी, आप तो सब जानते हैं। मुझे कोई ऐसी बढ़िया तरकीब सिखा दीजिए जिससे मुझे जल्दी से कोई नौकरी मिल जाए और मेरा हर काम आसानी से पूरा हो जाए। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी नाकाम न रहूं। बाबा, रोजी रोटी की खोज में तुम आगे कदम तो बढ़ा रहे हो, पर मेरी एक सीख याद रखना। यहाँ से विदा होने के बाद जो भी जिम्मेदारी सबसे पहले तुम्हारे हाथ लगे, उसे खुशी खुशी संभाल लेना। इनकार मत करना, चाहे वह कैसी भी नौकरी क्यों ना हो। बाबा, क्या आपके पास कोई और भी जादुई तरकीब है? मुझे वो भी बता दीजिए। रही बात आपकी पहली सीख की, तो उस नियम का पालन मैं बहुत आसानी से कर लूंगा। मैं पराये धन या पराई वस्तु पर कभी लालच मत करना और ना ही चालाकी से उसे छीनने की सोचना। हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना और किसी भी इंसान का भरोसा कभी मत तोड़ना। मैं आपकी इस सीख को हमेशा याद रखूंगा बाबा। मेरे हाथों कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं होगी। पर क्या इसके अलावा भी कोई और गुप्त तरकीब है जो आप मुझे देना चाहते हैं? ठीक है बाबा। मेरी आखिरी सीख बहुत गौर से सुनो बच्चे। अगर तुम्हें कभी भी किसी की कोई निजी जानकारी या कोई गहरा राज मालूम हो जाता है, तो भूलकर भी दुनिया के किसी और बंदे के सामने उसका ढिंढोरा मत पीटना। चलो ठीक है। मैं किसी का भेद बाहर नहीं लाऊंगा, पर आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? काफी देर हो गई मुझे आपसे तरक्की का रास्ता पूछते हुए, लेकिन आप सिर्फ भाषण दिए जा रहे हैं। इसमें मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। सीधे सीधे बताइए कि आपके पास कोई गुप्त उपाय है या मैं यहाँ से जाऊं? चलो ठीक है बच्चे, जाने से पहले मेरी एक आखिरी बात सुन लो। तुम चाहे जितने भी बड़े संकट में हो या तुम्हें कहीं पहुंचने की कितनी भी हड़बड़ी मची हो, अगर मार्ग में कोई साधु बाबा मिल जाए तो उनके दर्शन किए बिना और उनसे आशीर्वाद लिए बिना वहां से पैर मत डिगाना, भले ही तुम्हारा कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। इतनी ठीक है बाबा,
मेरे हाथों कभी आपके नियमों का उल्लंघन नहीं होगा, पर अब मेरा रुकना ठीक नहीं, क्योंकि धूप ढल रही है और मुझे बहुत दूर जाना है। अब मैं चलता हूँ बाबा। फिर राघव बाबा को प्रणाम करके अपने सफर पर आगे बढ़ गया। लगातार चलते रहने की वजह से वह एक विशाल हवेली के पास आ पहुंचा। वह हवेली के बाहर ही खड़ा था और सोच रहा था कि आगे क्या किया जाए। अरे वाह, इतनी आलीशान हवेली! यहाँ तो जरूर कोई करोड़पति या बहुत बड़ा व्यापारी रहता होगा। अगर मैं यहाँ कोशिश करूं तो शायद मुझे कोई ना कोई काम धंधा मिल ही जाएगा, पर पहले यहाँ के किसी आदमी से मुझे पूछताछ करनी पड़ेगी। तभी अचानक एक दूसरा आदमी वहां आ पहुंचता है। वह सीधे राघव के पास आकर खड़ा हो जाता है और बड़े ही अजीब ढंग से उससे कहने लगता है, भाई, तुम यहाँ पहली बार दिखाई दिए हो? पक्का तुम कहीं बाहर से आए हो। अपना परिचय दो, कौन हो तुम और इस बड़ी हवेली के बाहर अकेले क्यों खड़े हो? हाँ भाई, मैं बहुत दूर वाले गांव से रोजगार ढूंढने यहाँ आया हूँ। हमारे यहाँ भुखमरी फैल चुकी है, जिसकी वजह से कोई काम धंधा नहीं मिल रहा था। हालत इतनी खराब है कि भोजन के लिए भी पैसे नहीं हैं। इसीलिए मैं भटकते हुए यहाँ तक आ पहुंचा कि शायद कहीं कोई काम मिल जाए। भाई, अगर आपकी नजर में कोई रोजगार हो तो मेरी मदद कर दीजिए। मैं कैसा भी काम करने को तैयार हूँ। राघव का ऐसा बुरा हाल देखकर विक्रम का मन भावुक हो उठा। उससे राघव की यह परेशानी देखी नहीं गई और उसने आगे बढ़कर बड़े ही अपनेपन के साथ राघव से कहा, तो मैं कर दूंगा, पर वह काम बस गिने चुने दिनों के लिए ही है। आगे चलकर तुम्हें अपनी व्यवस्था खुद करनी होगी। सौदा जमता है तो ठीक, वरना मैं किसी और व्यक्ति से कहता हूं। ये बात सुनते ही राघव गहरे विचार में डूब जाता है। आगे का आगे देख लेंगे, अभी तो मैं इस नौकरी के लिए हामी भर देता हूँ। आखिर बाबा ने भी तो मुझसे यही कहा था कि यहाँ से जाते ही जो भी काम मिले उसे ठुकराना मत। हाँ भाई, मैं राजी हूँ, बस मुझे ये बता दो कि मेरी जिम्मेदारी क्या होगी। हमारे मालिक को घोड़ों से बहुत प्यार है भाई, इसलिए उन्होंने देश विदेश से कई तरह की नस्लें यहाँ मंगवा रखी हैं। यहाँ के हर नौकर को 2-2 घोड़ों की जिम्मेदारी सौंप रखी है, ताकि उनकी देखरेख में कोई कमी ना रहे। आज से मेरी जगह उन दोनों घोड़ों की सेवा तुम संभालोगे। दरअसल मैं थोड़े समय के लिए अपने घर लौट रहा हूँ, तो जब तक तुम यहाँ नौकरी करोगे उतने दिनों की मजदूरी तुम्हें बराबर मिल जाएगी। ठीक है भाई, मैं ये जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लूंगा, तुम बेफिक्र रहो। मेरी माँ की हालत बहुत नाजुक है भाई, बस इसी मजबूरी में मुझे घर जाना पड़ रहा है, वरना मैं अपनी नौकरी छोड़कर कभी नहीं जाता। मैं बड़े मालिक से तुम्हारे काम की बात कर लूंगा, लेकिन याद रहे, कोई भी ऊंच नीच मत करना। अगर तुमने कोई चूक की तो मालिक सीधे मुझ पर ही बरसेंगे और नौकरी से भी बाहर कर देंगे। मेरे वापस लौटने तक दोनों बेजुबानों की सेवा में कोई कमी मत छोड़ना, ताकि मालिक को उंगली उठाने का कोई रास्ता ना मिले। अरे भाई, तुम दिल छोटा मत करो और आराम से जाओ। मैं यहाँ सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से निपटा दूंगा। तुम बस अपनी माँ का ख्याल रखो, यहाँ की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। चलो भाई, तुम्हें बड़े सेठ जी से रूबरू करवा दूं। मालिक, आपके कहे अनुसार मैंने अपनी जगह काम करने के लिए इस नौजवान को ढूंढ लिया है। इसका नाम राघव है। आपने वादा किया था कि कोई दूसरा बंदा मिलते ही मुझे छुट्टी मिल जाएगी। अब अगर आपकी मंजूरी हो तो क्या मैं अपने घर के लिए निकलूं सेठ जी? देखो विक्रम, अगर तुम्हें इस पर पूरा भरोसा है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। ये तुम्हारी जगह पर रह सकता है, लेकिन कान खोलकर सुन लो, अगर घोड़ों को कोई भी तकलीफ हुई तो सजा मैं इसे नहीं, सिर्फ तुम्हें दूंगा। इसीलिए जाने से पहले इसे एक एक काम ढंग से समझा कर जाना। आप मुझ पर पूरा यकीन रखिए सेठ जी, कोई शिकायत का मौका नहीं आएगा। मैं जाने से पहले इसे सारा काम बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए मालिक। ठीक है विक्रम, अब तुम यहाँ से निकल सकते हो। सेठ हरिचंद के पास इतनी दौलत थी कि वे उस पूरे राज्य के सबसे धनवान व्यक्ति थे।
अपनी इकलौती बेटी को वे बहुत ज्यादा चाहते थे, और बेटी के अलावा अगर उन्हें किसी चीज से सबसे ज्यादा प्यार था तो वो थे उनके प्यारे घोड़े। आज से मेरे इन दोनों घोड़ों की देखभाल करने का काम तुम्हारा है राघव। इन्हें अच्छे से मालिश देना, नहलाना और वक्त पर चारे पानी का इंतजाम करना, यह सब अब तुम्हारी है। अब तक तो मैं ही यह सब संभाल रहा था, पर अब तुम्हें इसे बढ़िया से निभाना है। तुम बस माता जी का ख्याल रखो भाई, और एकदम बेफिक्र होकर जाओ। जब तक तुम लौटकर नहीं आते, यहाँ का सारा जिम्मा मेरा हुआ। मैं सब कुछ बहुत अच्छे से निपटा दूंगा। अगले दिन सुबह होते ही राघव ने अपना काम संभाल लिया और विक्रम वहां से रवाना हो गया। राघव ने घोड़ों को ले जाकर तालाब के पानी में अच्छे से नहलाया। फिर वह दाना लाने के लिए चना घर गया, जहां हर एक घोड़े की खुराक के हिसाब चना मिलता था। जब दिन भर की सारी भाग दौड़ खत्म हो गई तो लखन आराम से बैठकर सोचने लगा। चलो, आज की भागदौड़ तो खत्म हुई। अब थोड़ा खाली वक्त है, तो क्यों ना यहाँ काम करने वाले बाकी भाइयों के पास जाकर बैठूं? थोड़ी हाय हेलो हो जाएगी। असल में विक्रम जब वापस आएगा तो मुझे इस काम से हटना ही पड़ेगा, क्योंकि यह नौकरी तो उसी की है। उसके जाने के बाद मेरा क्या होगा? अगर अब भी सबसे अच्छी जान पहचान बना लूं, तो विक्रम के आने के बाद भी मुझे इस हवेली में कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। अरे राघव भाई, आओ हमारे पास और सुनाओ, इस नई नौकरी पर तुम्हारा मन लग रहा है या नहीं? भाइयों, जरा एक बात तो बताना, यहाँ काम करके जो तनख्वाह आपके हाथ में आती है, उससे घर का सारा खर्चा अच्छे से चल जाता है ना? हाँ, गुजारा तो बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ सिर्फ महीने की तनख्वाह के भरोसे नहीं बैठते। यहाँ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के और भी कई जुगाड़ हैं। मालिक वैसे तो अच्छी सैलरी देते ही हैं, लेकिन हम अपनी सूझबूझ से दूसरे रास्तों से भी बढ़िया जेब गर्म कर लेते हैं। भाई, मैं तुम्हारी बात का मतलब समझ नहीं पाया। क्या इस हवेली में ऊपर की कमाई करने का कोई और जरिया भी है क्या? मुझे भी बताओ। हाँ भाई, सुनो, मालिक की तरफ से जो दाना पानी घोड़ों के लिए आता है, उसे हम पूरा नहीं खिलाते। थोड़ा घोड़ों के आगे डाल देते हैं और बचा हुआ माल बाजार में बेच देते हैं। यह काम हम रोज करते हैं, जिससे हमारी बढ़िया ऊपरी कमाई हो जाती है। अरे भाई, यह तो पाप है। मालिक ने हम पर इतना भरोसा करके घोड़ों की देखरेख का काम दिया है, मगर आप लोग घोड़ों का पेट काट कर उनका चारा बाजार में बेच आते हो। यह बिल्कुल गलत है। आप सबको ऐसा काम शोभा नहीं देता। सोचो, अगर कभी सेठ जी ने रंगे हाथों पकड़ लिया तो वे क्या सोचेंगे हमारे बारे में? यार राघव, तुम यहाँ गुरु मत बनो। यहाँ ज्ञान की बातों से रोटी नहीं मिलती। पैसा कमाने के लिए खोपड़ी चलानी पड़ती है। जब तक चालाकी नहीं करोगे, तब तक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। अगर तुम्हारी तरह धर्मराज बनकर रहे तो पूरा जीवन अस्तबल में ही कट जाएगा। हम तो तुम्हारे भले की कह रहे हैं। तुम भी चुपचाप यही धंधा शुरू करो और अपनी जेब गर्म करो। तुम्हें क्या लगता है वो विक्रम दूध का धुला था? वो भी यही चोर बाजारी करता था। हमारी सलाह मान लो, नोटों के गद्दे पर सोओगे। इससे आसान तरीका अमीर बनने का कोई और है ही नहीं। बात तो इनकी बिल्कुल ठीक है भाई। जब बिना किसी मेहनत के इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, तो मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। वैसे भी मुझे रुपयों की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक विक्रम बाहर है, तब तक मैं भी यही धंधा शुरू कर देता हूँ। उसकी सैलरी का पैसा भी मुझे मिल जाएगा और ऊपर से चारा बेचकर अलग से जेब गर्म कर लूंगा। अरे नहीं। पर ठीक उसी पल राघव को अचानक उन पहुंचे हुए बाबा की दी हुई नसीहत याद आ जाती है, जो उसने रास्ते में सुनी थी। अरे नहीं, मैं लालच में आकर कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। मुझे बाबा की कही बात याद आ गई कि कभी छल कपट नहीं करना चाहिए। सेठ जी के विश्वास का कत्ल मैं कभी नहीं करूंगा। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मैं अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा। नहीं भाई, मैं इस बेईमानी के धंधे में कभी शामिल नहीं होने वाला।
ये तो सीधे सीधे मालिक को धोखा देना हुआ। तुम लोग जो यह कर रहे हो ये सरासर गलत है और तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब सेठ जी की तरफ से तुम्हें हर महीने अच्छा खासा वेतन मिल जाता है तो उसी में खुश रहो। मेरी सलाह मानो तो यह घटिया और गंदे काम आज ही बंद कर दो। हुजूर, बस कर, बहुत सुन लिया तेरा ज्ञान। अपनी बकवास बंद कर। यहाँ किसी ने तुझसे राय नहीं मांगी थी। हम तो तुझे पैसे छापने का तरीका सिखा रहे थे। तुझे अपनी ईमानदारी प्यारी है तो मत कर ये काम। मगर याद रख, अगर तूने बाहर जाकर किसी के भी सामने अपना मुंह खोला तो धरती फाड़कर गाड़ देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हमारे बारे में ज्यादा मालूम नहीं है तुझे, समझ गया ना? साथी मजदूरों की बात सुनकर राघव अंदर से कांप जाता है और चुपचाप वहां से खिसक कर अपने कमरे में बंद हो जाता है। अगली सुबह वह सारी बातें भुलाकर फिर से नेक नियत से घोड़ों का ख्याल रखने में लग जाता है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब एक दिन सेठ जी घोड़ों का निरीक्षण करने निकलते हैं। वहां घोड़ों की कमजोरी और बुरी हालत देखकर सेठ जी आपा खो बैठते हैं और उनका क्रोध भड़क उठता है। ये सब क्या हो रहा है हरिया? मैं देख रहा हूँ कि घोड़ों की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। क्या तुम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये जिम्मेदारी ठीक से निभानी होती है? आगे की तरफ कदम बढ़ाते हुए सेठ जी ने पाया कि अस्तबल के बाकी घोड़ों का भी वही हाल था, सबके सब कमजोर। पर कुछ ही पलों बाद सेठ जी की आंखें दो बहुत ही शानदार और सेहतमंद घोड़ों पर जाकर टिक गईं, जिनमें एक गजब की चमक और ताकत साफ नजर आ रही थी। इसे देखकर सेठ जी का चेहरा खिल उठा और वह गदगद होकर हरिया से कहने लगे, देखो हरिया, बाकी सब तो ठीक है, पर ये दोनों घोड़े बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं। कौन है वो जो इनका इतना बढ़िया से ख्याल रख रहा है? जरा उसे मेरे सामने बुलाकर लाओ। वाह राघव, तो इन घोड़ों की ऐसी शानदार सेहत के पीछे तुम्हारा हाथ है। बहुत ही उम्दा काम किया है तुमने, शाबाश। लेकिन मुझे एक बात खटक रही है, जब सबको खाना पीना एक बराबर मिलता है तो फिर बाकी जानवर इतने कमजोर और सुस्त क्यों दिख रहे हैं? इसका क्या राज है? हुजूर, बाकी घोड़ों के कमजोर होने के पीछे क्या कहानी है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मगर मैं ये बात तभी बोलूंगा जब यहाँ बाकी के सारे कामगार भी मौजूद हों। उनके आते ही मैं आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। राघव के बोलते ही सेठ जी ने आवाज देकर सबको वहां तलब कर लिया। जैसे ही सब जमा हुए, राघव ने बिना झिझक के पूरी मंडली के सामने सेठ जी को उस धोखेबाजी का सच बता दिया। ये सब जानकर सेठ जी गुस्से से लाल पीले हो गए और उनका क्रोध फूट पड़ा। सेठ जी, हमारे गुनाह को माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई। हम बुरे वक्त में भटक गए थे। हम आपके सामने कान पकड़ते हैं और कसम खाते हैं कि भविष्य में ऐसा घटिया काम कभी नहीं करेंगे। हम पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ घोड़ों की देखभाल करेंगे। इस एक बार हमें सुधरने का मौका दे दीजिए सेठ जी। राघव को उन सबकी यह हालत देखकर दया आ जाती है। सेठ जी, इन्हें इस बार माफ कर दीजिए। गलती तो किसी से भी हो सकती है और ये सब अपनी भूल के लिए दिल से शर्मिंदा है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि इन्हें बख्श दीजिए। ये भविष्य में ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि इन्हें अपनी भूल अच्छी तरह समझ आ गई है। चलो राघव, मैं तुम्हारी बात मानकर इन्हें इस बार माफी दे देता हूँ, पर अब से इन सब पर नजर रखने का काम तुम्हारा होगा। अस्तबल के सभी घोड़ों को अच्छे से खाना पीना दिया जा रहा है या नहीं, ये बड़ी जिम्मेदारी आज से मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। मैं तुम्हें यहाँ का बड़ा अधिकारी बनाता हूँ। आज के बाद तुम्हारी निगरानी में ही सब काम होगा और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे रहते मेरे सारे जानवर एकदम तंदुरुस्त रहेंगे। बिल्कुल सेठ जी, मैं अपनी इस नई जिम्मेदारी को पूरी वफादारी से संभालूंगा। मुझ जैसे गरीब पर इतना बड़ा विश्वास करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। मैंने सेठ जी के जाने के तुरंत बाद
राघव अपनी नई जिम्मेदारी संभालते हुए वहां मौजूद सभी मजदूरों को देखकर कहता है, मैंने तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल तो दिया, पर अगली बार बचाने नहीं आऊंगा। ये आखिरी चेतावनी है, फिर कभी ऐसी बड़ी भूल मत करना। अब पूरी वफादारी से अपनी जिम्मेदारी निभाओ। उस घटना के बाद से बाकी मजदूर भी पूरी लगन से घोड़ों की सेवा में जुट जाते हैं। बढ़िया दाना पानी मिलने की वजह से सारे जानवर बहुत जल्दी फिर से हट्टे कट्टे और फुर्तीले हो जाते हैं। ये सब देखकर मालिक बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। दिन ऐसे ही गुजरते गए और फिर एक रोज विक्रम वापस लौट आया। जैसे ही राघव अस्तबल में पहुंचा, उसके साथियों ने उसे पल पल की हकीकत बता दी। विक्रम, तेरे जाते ही राघव ने हमारी लंका लगा दी। उसने हमारी चने बेचने वाली पोल खोलकर सेठ जी के सामने हमें गुनहगार बना दिया। हम तो डर के मारे कांप रहे थे, क्योंकि सेठ जी हमें भूखा मारकर खत्म करने वाले थे। और देखो, अब वो हमारा सीनियर बनकर हम पर रौब झाड़ रहा है, जैसे वही इस अस्तबल का नया सेठ हो। विक्रम भाई, तू कुछ भी कर, पर उस राघव का पत्ता यहाँ से साफ कर दे। वाह राघव भाई, आखिरकार तुम लौट ही आए। इतने दिनों से कहाँ थे और कैसी है तुम्हारी माँ की तबीयत? उम्मीद है कि अब सब कुछ ठीक ठाक होगा। राघव को देखते ही विक्रम का खून खौल उठता है, मगर अपने इरादों पर पर्दा डालते हुए वह मीठी आवाज में नाटक करते हुए कहता है, हाँ भाई, अब सब बढ़िया है। माँ की तबीयत भी पहले से काफी ठीक है। तुम बताओ। तुम्हें क्या बताऊं भाई, जब तुम यहाँ मौजूद नहीं थे तब यहाँ एक से बढ़कर एक बड़े कांड हो गए। क्या तुम्हें उन बातों की थोड़ी भी भनक है? जब विक्रम राघव को पूरी कहानी सुनाता है तो विक्रम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे सब पता था। वह मन ही मन राघव से और चिढ़ जाता है। उसी रात बाहर बहुत तेज पानी बरसने लगता है। बारिश बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक काम करता हूँ, तुरंत अस्तबल जाता हूँ और देख आता हूँ कि सारे घोड़े सुरक्षित और सही सलामत हैं ना। राघव उसी वक्त घोड़ों की देखरेख के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। तभी वहां अंधेरे का फायदा उठाकर दबे पांव सेठ जी की बेटी सुमन विक्रम से मिलने आती है। सच तो यह है कि सुमन और विक्रम के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी भनक किसी को भी नहीं थी। तुम इतनी रात गए अस्तबल में, खुदा ना खास्ता किसी ने तुम्हें देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुम्हारा इस समय यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। विक्रम, तुम्हारे बिना मेरा मन ही नहीं लग रहा था। कितना लंबा वक्त हो गया हमें एक दूसरे को देखे हुए। जब तुम अपने घर चले गए तो मेरे दिन काटना मुश्किल हो गया था। तुम्हें सामने देखने की मेरी इतनी तीव्र इच्छा थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई और चुपके से यहाँ आ गई। सच कहूं तो मैं कल खुद दोपहर को तुमसे मुलाकात करने आने ही वाला था, मगर अचानक आई आफत की वजह से मेरा पूरा मूड खराब हो गया। इस वक्त मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है कि आगे क्या कदम उठाऊं। इस दुष्ट राघव ने मेरे सारे काम बिगाड़ दिए हैं। बस इसीलिए मैं तुम्हारे पास समय पर नहीं पहुंच पाया। ऐसी क्या बात हो गई विक्रम? आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो तुम इतने ज्यादा घबराए हुए हो? विक्रम बिना वक्त गंवाए सुमन को अस्तबल की पूरी कहानी सुना देता है। सब कुछ सुनने के बाद सुमन बड़े गुस्से में कहती है, अरे, उस भिखारी की औकात कैसे हुई कि वो हमारे सामने सिर उठाए? तुम शांत हो जाओ विक्रम। उसका बोरिया बिस्तर गोल करने की तरकीब मैं खुद ढूंढ निकालूंगी। तुम्हें एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस राघव का हिसाब किताब अब मैं खुद चुकता करूंगी। तुम्हें अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए सुमन, जल्दी जाओ। वो राघव घोड़ों को देखकर लौट रहा होगा। अगर उसने तुम्हें यहाँ पकड़ लिया तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी और हमारा सारा खेल सबके सामने आ जाएगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राघव ठीक उसी वक्त दरवाजे पर पहुंच जाता है। बाहर खड़े खड़े ही उसे सुमन और विक्रम की फुसफुसाहट सुनाई दे जाती है और वे दोनों बातें करते हुए रंगे हाथों दिख जाते हैं। राघव हैरान परेशान होकर खुद से कहने लगता है, अरे बाप रे, मालकिन इतनी रात को विक्रम के कमरे में? इन दोनों के बीच ये सब चल रहा है और किसी को खबर तक नहीं।
विक्रम सेठ जी का नमक खाकर गद्दारी कर रहा है। ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। मुझे एक पल भी देर नहीं करनी चाहिए। मैं अभी जाकर मालिक को इस काले सच की जानकारी देता हूँ। तभी उसे बाबा जी की कही हुई बात याद आती है। रुको राघव, गुस्से में तुम ये क्या कर रहे हो? बाबा की वो सीख भूल गए क्या कि किसी का भी छुपा हुआ राज दुनिया के सामने नहीं लाना चाहिए? नहीं, मैं सेठ जी को कुछ नहीं बताऊंगा। चुपचाप राघव यह सोचकर पीछे हट जाता है और सुमन भी रात के अंधेरे में घर लौट जाती है। अपने पिताजी से अगली सुबह कोमल जाकर कहती है, मुझे आपसे कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी थी पिताजी। क्या बात है बेटी, बोलो। तुम्हारे चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों दिख रही है? क्या बताऊं पिताजी, बात ही कुछ ऐसी है। हमारे यहाँ का वो नया मुख्य निरीक्षक राघव मुझ पर बहुत बुरी नजर रखता है। हमेशा गंदी गंदी बातें बोलता है मुझसे। कल तो उसने सारी हदें पार कर दी। मैं किसी तरह वहां से बचकर निकल आई पिताजी। ये सुनते ही सेठ जी का खून खौल उठता है और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मैं उसे जिंदा दफन कर दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखने की। तुम बिल्कुल मत घबराओ बेटी, उसका बंदोबस्त मैं अभी किए देता हूँ। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसकी रूह कांप उठेगी। दूसरे दिन सुबह होते ही सेठ जी एक गुंडे से मुलाकात करते हैं और उसे हुक्म देते हुए कहते हैं, मेरा एक काम कर दो तुम। जो कीमत बोलोगे वही दूंगा मैं तुम्हें। मुंह मांगा पैसा मिलेगा, लेकिन काम में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। बोलिए सेठ जी, क्या करना है मुझे? आपकी मुंह मांगी रकम के लिए कोई भी काम करने को हाजिर हूं। कल सुबह मैं तुम्हारे पास एक आदमी भेजूंगा। याद रखना, सवेरे जो भी पहला शख्स तुम्हारे सामने आए, बिना एक पल गंवाए उसे जान से मार देना। और हाँ, उसकी लाश को गहरे जंगल में ठिकाने लगा देना, ताकि किसी को कानो कान भनक भी न लगे। सब यही समझेंगे कि कोई हादसा हुआ है। किसी को शक भी नहीं होगा कि उसे किसने मारा है। मेरी बेटी की बदनामी के डर से ही मैं मजबूर हूं, वरना उसे इस राज्य से दूर फेंक आता। दुनिया को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि उसने क्या हिमाकत की है। उसकी मौत ही उसका असली न्याय है। काम ऐसा होना चाहिए कि परिंदा भी पर न मार सके। सेठ जी, आप जरा भी चिंता मत करिए। जैसा आपने कहा है, काम बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। दूसरे दिन सेठ जी राघव को बुलवाते हैं और जैसे ही वह सामने आता है, उससे बोलते हैं, एक काम करो राघव, तुम मदन लाल के पास जाओ। कुछ बहुत जरूरी सामान लाना है उससे। वहां जाकर कह देना कि मैंने तुम्हें भेजा है, वो सामान दे देगा। जैसी आपकी आज्ञा सेठ जी। मैं मदन लाल के पास जाकर आता हूँ। सेठ जी की बात मानकर राघव वहां से निकल पड़ता है। उसे रास्ते में जाते हुए विक्रम देख लेता है और विक्रम मन ही मन सोचने लगता है, अरे ये तो सेठ जी के काम से कहीं जा रहा है। इसका मतलब इसका खेल मुझे ही खत्म करना होगा। मैं इसे और नहीं झेल सकता। आज ही सही मौका है इसे रास्ते से हटाने का। आने दो उसे, अब वो यहाँ कभी वापस लौट कर नहीं आ पाएगा। चलते चलते राघव को रास्ते में कुछ महात्मा दिखाई देते हैं। जैसे ही वह आगे की तरफ बढ़ता है, उसे बाबा की पुरानी चेतावनी याद आ जाती है और उसके कदम रुक जाते हैं। नहीं, मैं ऐसे आगे नहीं जा सकता। बाबा ने सिखाया था कि रास्ते में साधु संतों के दर्शन हो तो रुककर उन्हें नमन करना चाहिए। उनकी अनुमति लेकर ही सफर पर आगे बढ़ना शुभ होता है। मन में यह विचार आते ही राघव तुरंत उन साधु बाबा के पास जाता है और आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम करता है। राघव को देखकर बाबा मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं, इतनी उतावली में कहाँ जा रहे हो लाल? कुछ पल यहाँ विश्राम करो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी कहानी और ज्ञान की कुछ बातें हैं। इन्हें सुनो, मन को शांति मिलेगी और भविष्य में ये बातें तुम्हारे बहुत काम आएंगी। बाबा की बात सुनकर राघव गहरी सोच में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता
कि सेठ जी के काम के लिए आगे बढ़े या बाबा के पास रुके। मुझे यहाँ रुकना ही होगा। बाबा के वचनों को अनदेखा करना पाप होगा। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर ठहर जाता हूँ। जब तक वो खुद अनुमति नहीं दे देते, मैं यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। समय बीतता जाता है, पर राघव का कहीं पता नहीं चलता। विक्रम, जो राघव की ताक में बैठा था, झुंझला उठता है। राघव का सुराग लगाने के लिए वह उसी पते पर पहुंच जाता है जहां राघव जाने वाला था। वहां मदन लाल को देखते ही विक्रम अपने दिमाग की चाल चलता है और उससे झूठ बोलते हुए कहता है, मुझे खुद सेठ जी ने भेजा है, वो जरूरी सामान लेने आया हूं मैं। बस ये पक्का करना था कि आपने वो किसी और को तो नहीं दे दिया। यहाँ कोई और तो नहीं पहुंचा था अब तक? बाबा, आपकी सीख मैं कभी नहीं भूलूंगा। हमेशा अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। यहाँ बैठकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब काफी देर हो गई है। मुझे एक जरूरी काम पूरा करना है, इसलिए अब मैं आपसे चलने की अनुमति चाहता हूँ। जाओ बेटा, ईश्वर तुम्हारा मंगल करे। राघव जब आगे का रास्ता तय करता है तो बीच राह में विक्रम का बेसुध शरीर देखकर ठिठक जाता है। उस खौफनाक मंजर को देखकर लखन के होश उड़ जाते हैं और वह थर थर कांपने लगता है। वह गहरे सदमे और डर में डूबा हुआ सीधे सेठ जी के पास भागता है। सेठ जी, बहुत बड़ी आफत आ गई है। गजब हो गया सेठ जी, सब कुछ खत्म हो गया। राघव को देखते ही सेठ जी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वे बुरी तरह हैरान हो जाते हैं और खुद से ही यह सवाल करने लगते हैं, ये जिंदा कैसे लौट आया? इसके वापस आने का तो कोई चांस ही नहीं था। लगता है मदन लाल ने गड़बड़ कर दी। उसने मेरा कहा काम किया ही नहीं। बहुत बड़ा गजब हो गया सेठ जी। रास्ते में विक्रम बेसुध पड़ा हुआ है, किसी ने उसका पत्ता साफ कर दिया। मैं तो वहां से अपनी जान बचाकर भागा हूँ। बहुत डर लग रहा है मुझे। ये सब अचानक कैसे हो गया? कौन हो सकता है इसके पीछे? सेठ जी कि यह सुनते ही सेठ जी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वे हक्के बक्के रह जाते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? जरूर राघव से पहले विक्रम वहां पहुंच गया होगा और मदन लाल ने धोखा खाकर विक्रम का ही पत्ता साफ कर दिया। मैं यह क्या कर बैठा? मेरी वजह से आज एक बेकसूर इंसान इस दुनिया से गायब हो गया। अपनी चालाकी का सच खुद सेठ जी के मुंह से सुनकर सुमन दंग रह जाती है। वह इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाती और जोर जोर से रोने लगती है। क्या हुआ सुमन बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? किस बात का दुख है तुम्हें? मुझे साफ साफ बताओ। पिताजी, अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रहा। विक्रम ही मेरी पूरी दुनिया था। जब वही नहीं रहा तो मैं अकेले इस संसार में कैसे रहूंगी? मैं उसके बिना बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। सुमन के वचनों को सुनते ही सेठ जी का पारा चढ़ जाता है। वे गुस्से से लाल पीले होकर अपनी बेटी को फटकारते हुए कहते हैं, क्या बकवास कर रही हो तुम सुमन? होश ठिकाने हैं तुम्हारे? तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? यह कैसी बेहुदा बातें कर रही हो? राघव के पीछे कौन गया था और वहां क्या हुआ? मुझे अभी के अभी सब सच बताओ। अगर आज तुमने कुछ भी छुपाया तो मुझसे बुरा अंजाम किसी का नहीं होगा। सब कुछ भूल जाऊंगा मैं। हाँ पिताजी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, पर आज मेरी खुशियों का अंत हो गया है। विक्रम के बिना मेरा यह जीवन पूरी तरह अधूरा और सूना हो गया है। अब मेरे पास आगे बढ़ने की कोई वजह नहीं बची। सुमन रोते रोते सेठ जी को पूरी सच्चाई बता देती है कि राघव बिल्कुल निर्दोष है और उसने कुछ नहीं किया है, और फिर वह वहां से भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब सेठ जी उसके कमरे में पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। सुमन फंदे से झूल चुकी थी और उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली थीं। अपनी इकलौती बेटी को इस हाल में देखकर सेठ जी अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। राघव बेटा, हो सके तो अपने पापी सेठ को माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल किया था। आज मेरी आंखों के सामने मेरी ही दुनिया उजड़ गई।
ये मेरे ही कर्मों का फल है। अब इस अकूत धन दौलत का मैं क्या करूं? सब कुछ खत्म हो गया। मैं अपना पूरा व्यापार और सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिखता हूं। तुम इसके हकदार हो लखन, क्योंकि संकट की इस घड़ी में भी तुम्हारी ईमानदारी नहीं डगमगाई। बाकी सबने तो मेरे पीठ पीछे सिर्फ साजिशें रची। मैं अपना सब कुछ आज से तुम्हें सौंपकर अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं।